आज का हमारा टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स। इससे पहले हमने मेडिसिन सोशल साइंस में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। दैट इज कम्युनिटी हेल्थ किया था हमने, फिर सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, सोशल पैथोलॉजी, सोशल सर्वे, सोशल प्रॉब्लम, उसके बाद साइकोलॉजी, बिहेवियर, हैबिट्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली और कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड डिजीजेस। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर नर्स रिलेशनशिप, MSW दैट इज मेडिकल सोशल वर्कर, ऑपरेशनल रिसर्च। तो ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आप चाहो तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट खोल के मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाली प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो ये सारे वीडियोस अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक, तो भाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं है, ये हम किन चीजों से नापते हैं? ये हम नापते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल से। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के स्केल्स हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत अलग अलग तरह के स्केल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जिसको आप देख रहे हो कि वो अमीर है या गरीब है, या जिसका आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालने की कोशिश कर रहे हो वो शहर में रहता है या गांव में रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि भाई शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, आप अलग अलग स्केल्स यूज करते हो। अब फॉर एग्जांपल एक काफी कॉमनली यूज होता है, दैट इज बीजी प्रसाद स्केल। तो बीजी प्रसाद स्केल जो है वो दोनों जगह आप यूज कर सकते हो, दैट इज अर्बन में भी और रूरल में भी, यानी शहर में भी और गांव में भी। उसके अलावा अर्बन या शहर में आप मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल का इस्तेमाल करते हो, आप श्रीवास्तव स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जलाला स्केल का यूज कर सकते हो, या आप कुलशेष्ठ स्केल का यूज कर सकते हो। जबकि जो रूरल एरियाज हैं या कि फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? वहां पे आप बीजी प्रसाद का तो कर ही सकते हो, उसके अलावा पारिक या फिर उदय पारिक स्केल का, रदुकर स्केल का या शिरपुरकर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो ये दो हैं जो आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं कि भाई अर्बन एरिया में कौन कौन से स्किल्स आप यूज कर सकते हो और रूरल एरियाज में कौन कौन से। तो अर्बन एरिया में कैसे याद करेंगे? तो भाई देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो कि श्रीवास्तव की कुप्पी में कुल जल प्रसाद। तो देखो, ये एक श्रीवास्तव जी हैं, इनके हाथ में एक कुप्पी है, और इस कुप्पी में क्या है? इस कुप्पी में उनके कुल देवता के वहां से लेके आया हुआ जल है, जो कि एज अ प्रसाद वो लोगों में बांट रहे हैं। तो श्रीवास्तव की कुप्पी का कुल जल प्रसाद, श्रीवास्तव इज श्रीवास्तव स्केल, कुप्पी इज कुप्पू स्वामी, कुल इज कुलश्रेष्ठ, जल इज जलाला, एंड प्रसाद इज प्रसाद। तो श्रीवास्तव की कुप्पी का कुल जल प्रसाद। ठीक, ये अब आप एक चीज याद रखना कि जो प्रसाद है, इसकी स्पेलिंग आपको कोई सी भी आ सकती है, डबल ए की भी आ सकती है, सिंगल ए की भी आ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। हालांकि ज्यादातर सिंगल ए वाला यूज होता है, दैट इज बीजी प्रसाद स्किल। ठीक, तो समझ गए कि भाई अर्बन एरिया में क्या लिखेंगे? अर्बन एरिया में हम लिखेंगे कि श्रीवास्तव की कुप्पी का कुलजल प्रसाद, ऐसे याद कर सकते हैं। अब रूरल एरिया के स्केल्स को कैसे याद करेंगे? तो रूरल एरिया के जितने भी स्केल है उनमें देखो, सब में चाहे प्रसाद का आर हो, चाहे पारिक का आर हो, चाहे रघुकर का आर हो, चाहे शिरपुरकर का आर हो, सब में आर आ रहा है, पहली चीज तो ये। और फिर कैसे आप याद कर सकते हो? प्रा पर कर, प्रा पर कर, प्रा पर कर। तो प्रा इज फॉर प्रसाद, पर इज फॉर पारिक, कर इज फॉर रघुकर, एंड एक और इस कर इज फॉर शिरपुरकर। तो प्रापर कर। तो रूरल प्रापर कर।
ठीक। तो शहर में क्या, शहर वाला कैसा है, शहरी श्रीवास्तव की कुप्पी का कुलजल, और रूरल का आर वाला कौन सा है, रूरल में प्रॉपर कर कर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई अर्बन स्केल में कौन कौन से आते हैं और रूरल स्केल में कौन कौन से आते हैं। समझ गए। तो पहली चीज तो ये हो गई भाई कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स जो है वो अर्बन एरिया में कौन से होते हैं और रूरल एरिया में कौन से होते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हो तो आप उस पे कौन से स्केल इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसमें आप भारद्वाज स्केल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। तो स्टूडेंट में आप भारद्वाज स्केल यूज कर सकते हो। ये मैं हमेशा कैसे याद करता था, क्योंकि देखो मेरा स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट लाइफ थी तो मेरा एक फ्रेंड था भारद्वाज वैसे, और इनफैक्ट जब अभी टीचिंग में आ गया तो भी एक वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स में से था, एक भारद्वाज करके था। तो वैसे मैं याद रख सकता हूँ, आप अलग से याद रख सकते हो कि भाई स्टूडेंट लाइफ में कोई एक भारद्वाज को याद करो और बोल दो कि भैया स्टूडेंट स्केल इज भारद्वाज स्केल। उसके अलावा अगर आप भारत के बाहर वाले लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक कर रहे हो, या फिर बाहर से आए हुए लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करना है, दैट इज नॉन इंडियन स्केल कौन कौन से हैं, तो भारत के बाहर कौन सा स्केल यूज करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, तो इसमें ना नाम ही आपको भारत के बाहर वाला है। हॉलिंगशेड स्केल, हैंडरसन स्केल, ये दोनों ही इंडिया के बाहर ही इस्तेमाल करते हैं इनको ज्यादातर। तो नॉन इंडियन स्केल है, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इंडिया के बाहर वाले स्केल कौन से हैं, हॉलिंगशेड स्केल और हैंडरसन स्केल। हॉलिंगशेड में याद रखना, हॉलिंगशेड में मुख्यतः हम ऑक्यूपेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्यूपेशन बेस्ड होता है। हॉलिंगशेड स्केल में हम मुख्यतः ये देखते हैं कि काम क्या करता है इंसान, उसके बेसिस पे उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालेंगे। तो हॉलिंगशेड में देखो ये ओ आ रहा है, ओ इज फॉर ऑक्यूपेशन। तो ऐसे याद कर सकते हो कि हॉलिंगशेड स्केल जो है वो नॉन इंडियन स्केल है और ये ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, दैट इज नॉन इंडियन स्केल कौन से हैं। ओके। तो हमने ये देख लिया कि भैया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स कौन कौन से होते हैं, शहर में कौन से होते हैं, गांव में कौन से होते हैं, स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र होते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालना है तो कौन सा स्केल यूज करेंगे, और इंडिया के बाहर वाले स्केल्स कौन कौन से हैं। ठीक। अब थोड़ा सा जो हमने इंडिया वाले देखे तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। पहला तो है भाई कुप्पू स्केल। अब हम यहाँ सिर्फ नाम देख रहे हैं, उसके पैरामीटर्स देख रहे हैं। अगर कुप्पू स्वामी स्केल पे ना अलग से शॉर्ट नोट आता है, इसको अगर आपको देखना है तो हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर जो है उसकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो 8वें नंबर का टॉपिक है, या उसकी प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो उसमें आपको कुप्पू स्वामी स्केल का वीडियो मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। ठीक। तो कुप्पू स्वामी स्केल मुख्यतः किसके लिए यूज होता है, तो हमने किया था शहरी श्रीवास्तव की कुप्पी का कुलजल, कुप्पी इज कुप्पू स्वामी, तो शहरी दैट इज अर्बन फैमिली। तो जो शहर में परिवार रहते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालने के लिए हम कुप्पू स्वामी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्यतः 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो एजुकेशनल स्टेटस निकाल पता लगाते हैं हम, किसका, हेड ऑफ द फैमिली का एजुकेशनल स्टेटस, कि भैया घर का जो मुखिया है वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। सेकंड इज ऑक्यूपेशन, फिर वही कि घर का जो मुखिया है यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो काम क्या करता है या करती है। ठीक है। थर्ड इज टोटल पर कैपिटा फैमिली इनकम, यानी कि पर कैपिटा फैमिली इनकम पर मंथ कितनी है। अब ये किससे निकालते हैं, पर कैपिटा फैमिली इनकम हम ऐसे निकालते हैं कि टोटल इनकम कितनी है फैमिली की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं फैमिली में। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फैमिली है जिसमें पापा है, मम्मी है और 2 बच्चे हैं। उसमें मान लो कि पापा भी कमाते हैं, मम्मी भी कमाती हैं, पापा करीब 10,000 कमाते हैं, मम्मी भी करीब 10,000 कमाती हैं। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 20,000 हो गई। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 4 हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 20,000 यानी कि आ जाएगा आपका करीब 5,000 पर कैपिटा पर मंथ। समझ गए। तो ये होता है आपका पर कैपिटा फैमिली इनकम की हर इंसान के हिसाब से कितना मिल रहा है। समझ गए। तो 3 पैरामीटर्स हैं इसमें, एजुकेशनल स्टेटस हेड ऑफ द फैमिली का, ऑक्यूपेशन हेड ऑफ द फैमिली का, और पर कैपिटा फैमिली इनकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल फैमिली इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
मेंबर्स। ठीक, तो ये होता है आपका कुपुस्वामी स्केल। उसके बाद आता है बीजी प्रसाद स्केल। ये ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसों पे निर्भर करता है कि भैया पर कैपिटा फैमिली इनकम कितनी है। और दूसरी अच्छी चीज कि ये अर्बन और रूरल फैमिलीज यानी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह के परिवारों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो बीजी प्रसाद स्केल अर्बन फैमिली और रूरल फैमिलीज दोनों के लिए होता है और पर कैपिटा फैमिली इनकम हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, याद रखना कि ये अर्बन और रूरल दोनों फैमिलीज में इस्तेमाल होता है। तो कैसे याद करेंगे कि भैया भगवान जी का जो प्रसाद होता है वो सबको मिलता है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। आपने देखा ये मंदिर दोनों जगह होता है, शहर में भी होते हैं और गांव में भी होते हैं। तो वहां जो प्रसाद मिलता है वो ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता कि शहरी है इसको ही देंगे गांव वाले को नहीं देंगे, कि या गांव का के मंदिर का प्रसाद है हम शहरी को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसाद सभी के लिए एक समान होता है, तो प्रसाद सबको मिलता है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। यानी कि प्रसाद स्केल जो है दोनों फैमिली के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो शहरी फैमिली हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की फैमिली हो। ठीक, तो ये हो गया आपका बीजी प्रसाद स्केल, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद उदय पारिक स्केल भी आता है, तो हमने ये पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था हमने रूरल के लिए? रूरल में प्रा पर कर कर, तो पर जो था वो पारिक का पर था। तो पारिक जो है वो रूरल फैमिलीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें याद रखने वाली चीज, इसमें एक्चुअली बहुत सारे पैरामीटर्स है, 9 पैरामीटर्स है, लेकिन याद रखने वाली चीज क्या है, इसमें इनकम का इस्तेमाल नहीं होता है। ये याद रखने वाली चीज है कि उदय पारिक स्केल में इनकम का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, किसका इस्तेमाल होता है? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, देखो ऑक्यूपेशन है कि भाई कहाँ तक क्या काम करते हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या कास्ट है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, सोशल सोसाइटी में कितना पार्टिसिपेशन है। उसके बाद भी बहुत सारे हैं कि भाई कितनी जमीनें हैं उनके पास, घर कैसा है, मैरिटल पोजीशन कैसी है, उसके बाद फार्म पावर कितना है। बहुत सारे पैरामीटर्स है इसमें। याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें याद रखने वाली चीज है कि भैया उदय पारिक स्केल जो है ये नॉन डिपेंडेंट होता है इनकम पे, यानी कि इसमें पैसों को नहीं देखते हैं कि कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक, दैट इज उदय पारिक स्केल। ओके, अब इसको इसमें कितने पैरामीटर्स, इसमें दो चीज याद रखनी है। पहला तो कि ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, दूसरा कि ये 9 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स के नाम याद रहे आपको तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो एटलीस्ट ये याद रखना कि 9 पैरामीटर्स। कैसे याद रखेंगे कि 9 पैरामीटर्स हैं? सिंपल, आपका पी फॉर पारिक, पारिक को पी को उल्टा कर दो तो 9 बन जाएगा। तो 9 पैरामीटर्स होते हैं उदय पारिक स्केल में, याद रहेगा। तो ये कुछ स्केल हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं इंडिया में। तो उसको हमने देख लिया कि भैया इंडिया में ज्यादातर मुख्यतः ये 3 स्केल यूज करते हैं, कुपुस्वामी स्केल, बीजी प्रसाद स्केल और उदयपारिक स्केल। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पता एक और स्केल है, उसके अलावा तो हमने नाम देख लिए थे कि भैया शहर में कौन से, गांव में कौन से। एक और स्केल जिसका नाम आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कंफ्यूज कराने के लिए, दैट इज लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल याद रखना, सबसे पहली चीज ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालने वाला स्केल नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकालने वाला स्केल नहीं है तो कौन सा है? ये साइकोमेट्रिक स्केल है। ये लोगों के एटीट्यूड का पता लगाता है या लोगों के एटीट्यूड को समझने में मदद करता है उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। तो लाइकर्ट स्केल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल नहीं है, ये साइकोमेट्रिक स्केल है। ये लोगों के एटीट्यूड के बारे में बताता है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उससे कोई सवाल पूछा गया है तो उस पर उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। दैट इज साइकोमेट्रिक स्केल। कुछ भी आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ लो कि मैं ये कहता हूं कि पीएसएम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे यस आई स्ट्रांगली अग्री विथ यू, कुछ बोलेंगे यस आई अग्री विथ यू, कुछ बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है यार पीएसएम ठीक ठाक सब्जेक्ट है, कुछ बोलेंगे नहीं भैया पीएसएम बहुत ही बोरिंग है हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो स्ट्रांगली डिसअग्री करेंगे, अरे भैया पागल हो गए हो क्या, पीएसएम जैसा सब ना हो पाएगा भैया। तो दैट इज कि आपको
आपको एक सवाल पूछा जाता है, उसके बेसिस पे आप अपना एटीट्यूड या आप अपना रिस्पॉन्स दिखाते हो, उससे आपका एटीट्यूड बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सवाल कि अर्पित सर जो पीएसएम पढ़ाते हैं वो ठीक ठाक पढ़ाते हैं, या अर्पित सर पीएसएम अच्छा पढ़ाते हैं। कोई बोलेगा यस वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि भैया अर्पित सर के पीएसएम पढ़ाने से हम बहुत सेटिस्फाइड है। कुछ बोलेगा हाँ सेटिस्फाइड है, हम अच्छा पढ़ाते हैं सर। कुछ बोलेंगे ठीक ठाक ही पढ़ाते हैं यार, कुछ खास नहीं पढ़ाते हैं, और भी लोग पढ़ा लेते हैं। कुछ बोलेंगे वी आर अनसेटिस्फाइड विद अर्पित सर टीचिंग, कुछ खास नहीं पढ़ाते, बेकार पढ़ाओ। कुछ तो बोलेंगे भैया बहुत ही बकवास पढ़ाते हैं सर, किसी और से पढ़ लो, हमको नहीं पढ़ना इनसे। तो दैट इज इस तरह के आंसर्स। तो अगर आपको एमसीक्यू ऐसा मिलता है कि भाई इस तरह का स्केल दिया हो, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, तो आपको पॉजिटिव्स भी दिख रहे हैं, न्यूट्रल भी दिख रहा है और नेगेटिव्स भी दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि भैया ये लाइकर्ट स्केल है। ठीक है, ये साइकोमेट्रिक स्केल है और ये एटीट्यूड पता लगाने के लिए करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। ठीक, समझ गए? तो ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स का पे जब क्वेश्चन आता है तो एक कंफ्यूजर के तौर पे वो लाइकट स्केल को डाल देते हैं, और लाइकट स्केल पे याद रखना कि वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल नहीं है। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया भाई साहब कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स कौन कौन से होते हैं, शहर में कौन से होते हैं, गांव में कौन से होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कौन से होते हैं, इंडिया के बाहर के स्केल्स कौन से होते हैं, कौन से हैं, इंडिया में ज्यादातर स्केल्स कौन से यूज करते हैं, और लाइकट स्केल जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्केल नहीं है। अब इतनी देर से बकर बिछाए जा रहे हैं हम, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी उसका मतलब क्या है कि भैया कौन अमीर है कौन गरीब है। यानी कि एक चीज जो आपको इसमें पता होनी चाहिए कि भैया गरीब कौन है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन हम किसको बोलते हैं। यानी कि हम इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, गरीब किसको बोलते हैं, किसको हम बोलेंगे कि भैया ये इंसान गरीब है, या ये गरीबी रेखा के नीचे वाला है, या ये बीपीएल है, या ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे वो तो अभी हम समझते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 29.5% माने लगभग 30% की जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। ये रंगराजन कमेटी के हिसाब से है 2014 में जो आई थी। ठीक, तो बीपीएल किसको कहोगे, बिलो पॉवर्टी लाइन किसको कहोगे, या किस परिवार को आप कहोगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है? तो पहली चीज तो ये डिपेंड करता है कि भाई वो शहर में रहता है कि गांव में रहता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। सेकंड चीज इज कि पर कैपिटा कैलोरी इनटेक कितना है, यानी कि उस परिवार में एक इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरीज खाने को मिलती है। इस पे भी डिपेंड करता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा कि नहीं। सेकंड चीज इज कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। ये जो आरसी लिखा है ना, पर कैपिटा इनकम एक्चुअली अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है, लेकिन हमने जो ली है जो सबसे लेटेस्ट थी दैट वाज रंगराजन कमेटी ने जो दी थी पर कैपिटा इनकम, उसके हिसाब से हम रख रहे हैं। ठीक, तो पर कैपिटा कैलोरी इनटेक कितना है और पर कैपिटा इनकम कितना है, सिंपल हिंदी भाषा में कितना कितना खाना खाने को मिलता है और कितना पैसा कमाते हैं। ये दो चीज पे निर्भर करता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आएंगे कि नहीं। ठीक, तो गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा? वो परिवार जिसको 2400 किलो कैलोरी पर डे पर कैपिटा से भी कम खाने को मिल रहा है, यानी कि वो परिवार जिसको एक दिन में 2400 किलो कैलोरी से भी, वो परिवार जिसमें एक सदस्य को 2400 किलो कैलोरी पर डे से भी कम खाना खाने को मिलता है, और 32 रुपए से भी कम एक दिन की उसकी कमाई है, दैट इज रूरल एरिया में उसको हम गरीब कहेंगे या बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कहेंगे या गरीबी रेखा के नीचे वाला कहेंगे, कि अगर वो 32 रुपए से भी कम कमा रहा है एक दिन में और उसको 2400 किलो कैलोरी से भी कम मिल रही है खाने को एक दिन में। ठीक, ऐसे ही अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में ये जो किलो कैलोरी है ये थोड़ी सी कम हो गई और जो पैसे हैं ये थोड़े से बढ़ गए, यानी कि शहरी क्षेत्र में 2100 किलो कैलोरी से कम अगर उसको खाने को मिल रहा है एक दिन में, तो
कहेंगे कि भैया ये गरीब है। और अगर वो 47 रुपए यानी कि 47 रुपीज पर डे के हिसाब से उससे भी कम कमा रहा है, 47 रुपीज पर डे से भी कम कमा रहा है, तब कहेंगे कि वो गरीब है। समझ गए? तो ये है आपका कि भैया शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में किसको गरीब कहेंगे। इसमें ना पहला कंफ्यूजन तो ये होता है कि भैया ये 2400 कहाँ आएगा, ये 2100 कहाँ आएगा, ये 32 कहाँ आएगा, ये 47 कहाँ आएगा। तो मैं कैसे याद करता था? मैं ऐसे याद करता था, रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां क्या होती है, वहां अगर आप देखो तो वहां पे शहर ग्रामीण क्षेत्र में खेती बहुत होती है। खेती होती है, खेती यानी अनाज वहां पे बहुत है। अनाज बहुत है मतलब कि फूड तो बहुत है। ठीक है। ऐसी अगर आप अर्बन एरियाज की बात करो शहर में, तो शहर में इंसान गांव छोड़ के शहर क्यों आता है? जॉब के लिए आता है। ठीक है। अब जॉब से उसको क्या मिलता है? जॉब से उसको पैसा मिलता है। तो भैया मैंने तो ऐसे याद किया था कि गांव में ज्यादा खाना खाएगा यानी कि फूड ज्यादा होगा, और शहर में ज्यादा पैसे कमाएगा। ठीक। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये 32 और 47 में से 47 कहाँ रखना है, तो ज्यादा पैसे कहाँ कमाएगा? शहर में। तो 47 शहर में रख दो। और ज्यादा खाना कहाँ खाएगा? तो भैया गांव में। तो गांव में 2400 रख दो। ठीक है। तो कई बार एक्चुअली आपको ये टेबल तो याद रहती है, पर ये याद नहीं रहता 2400 और 2100 में से 2400 कहाँ आएगा। तो ज्यादा खाना कहाँ खाएगा? गांव में। ऐसे ही आपको कई बार याद नहीं रहता 32 और 47 में से 47 कहाँ आएगा, तो ज्यादा पैसे कहाँ कमाएगा? शहर में। तो 47। पहली चीज तो मैं ऐसे याद रखता था। दूसरी चीज, अब भैया इतना सारा गांव में, इतना सारा उसके पास खाने के लिए है, इतना सारा अनाज है, तो क्या करेगा वो ना हमेशा खाना ही खाता रहेगा। ऐसे याद रखो कि अपने 32 दांत से वो 24 घंटे खाएगा। 32 दांत से 24 घंटे खाएगा। यानी कि ये 32 क्या है? 32 रुपए पर डे पर कैपिटा। और 24 क्या है? 2400 किलो कैलोरी पर डे पर कैपिटा। सिंपल, ऐसे याद रख सकते हो। गांव में खूब सारा अनाज है, तो 24 घंटे 32 दांत से 24 घंटे खाएगा। ठीक। अब ये तो हो गई गांव की लाइफ। शहरी लाइफ थोड़ी सी अलग हो गई है आजकल। शहरी लाइफ में आपने देखा है कि भैया अगर कोई रिलेशनशिप में है ना, तो उसको ना एटलीस्ट एक किस 4 से 7 दिन में तो चाहिए ही चाहिए। तो एक किस, दैट इज, अगर एक साथ याद रखो तो ये क्या है? 21। 21 4 से 7 यानी कि 47। 21 4 से 7 दिन में चाहिए उसको। तो शहर में 21 4 से 7 दिन में 21 और 4 से 7 तो 47। तो 2100 किलो कैलोरी 47 रुपीज। ऐसे याद रख सकते हो कि 21 4 से 7 दिन में चाहिए, तो 21 और 4 से 7 दिन में यानी कि 47। याद रहेगा? तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। आप अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं इस टेबल पे, याद रखना। ठीक। तो ये हो गई भैया कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग कौन होते हैं, या किसको हम कहेंगे कि ये गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं। तो ये भी हमने देख लिया। आखिरी में ना थोड़ा सा हम अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, इनकम वगैरह देख रहे हैं, तो हम देश के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम हम कहते हैं वो सारी की सारी इनकम जो विद इन द कंट्री जनरेट हुई हो, मतलब कि भारत में ही जो पैसे जनरेट किए गए हैं, प्लस, मगर यहाँ पे वो इनकम भी इंक्लूड की जाती है जो इंडिया के बाहर से आती है। तो भारत के बाहर से आने वाला पैसा भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक। ग्रॉस है ये, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, उसमें जो इंडिया है उसमें कितनी इनकम जनरेट हुई टोटल, प्लस अब्रॉड यानी कि इंडिया के बाहर से कितना पैसा आया, दोनों को ऐड किया जाता है।
फिर निकलता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जबकि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सारा पैसा जो भारत में ही जनरेट हुआ है उसको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज इंडिया की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बाहर से आया हुआ पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक, इसको कैसे याद रखोगे? तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी घर, घर मतलब भारत। तो इंडिया में ही डोमेस्टिकली, इंडिया में ही डोमेस्टिकली जितना पैसा जनरेट हुआ है बस वही इंक्लूड होगा, इंडिया के बाहर वाला पैसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जबकि जो ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें इंडिया प्लस अब्रॉड दोनों का पैसा इंक्लूड होता है। तो ये डिफरेंस है, ये याद रखना, कई बार इस पे एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक अगर जीडीपी की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये भी देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत जीडीपी, इंडिया के जीडीपी का कितना प्रतिशत हेल्थ पे एक्सपेंड होता है या हेल्थ पे खर्च किया जाता है। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो 4.7% है, और उसमें से भी अगर पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो करीब 1.15% है। ठीक है, इंडिया के टोटल जीडीपी का। तो ये समझ में आ गया जीएनपी या जीएनआई क्या होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, और जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। उसके अलावा एक और चीज जो आपसे कई बार वाइवा में पूछी जाती है ना, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। ये क्या होता है? ठीक है, याद रखना ये जो पी 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 है, इसका अगर हम पीएसएम में बात करें कम्युनिटी मेडिसिन में, तो इसके दो फुल फॉर्म ज्यादातर चलते हैं। एक तो यही है परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके अलावा एक और चीज जो हेल्थ सेक्टर में चलती है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक सेक्टर के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन दोनों को मिला के हेल्थ सर्विसेज हम जब देते हैं तो दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। तो एक और पीपीपी जो चलता है वो ये था। यहाँ पे जो हम पीपीपी पढ़ेंगे वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत सिंपल भाषा में अगर आप मतलब समझो ना, कि कितना पैसा लगेगा सेम अमाउंट ऑफ गुड खरीदने में डोमेस्टिक मार्केट में, जितना कि $1 कमा लेगा यूएसए में। $1 ऑफ यूएसए से वही खाना आएगा। इसको ऐसे समझो कि अब अगर आप अमेरिका में $1 खर्च करके कितना कह सकते हो, वीट कह लो, गेहूं, कितना वीट $1 में अमेरिका में आ जाएगा, और उतने ही पैसों, कितने पैसे लगेंगे उतना ही सामान खरीदने में इंडिया में, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा आपको कोई सामान खरीदने में डोमेस्टिक मार्केट में, जितना $1 वो से वो आ जाएगा यूएसए में, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आपको सीधा सा फंडा है कि भैया $1 में कितना गेहूं आ जाएगा अमेरिका में, तो उतना आपको अगर इंडिया में खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा, कितना भारतीय रुपया लगेगा उतना ही सामान खरीदने में, जितना सामान $1 में अमेरिका में आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया अमेरिका, ये हो गया भारत। तो भैया ये हो गया सेम अमाउंट ऑफ गुड। तो अमेरिका में आपको कितने डॉलर लगे और इंडिया में कितने पैसे लगे सेम अमाउंट ऑफ गुड खरीदने में। $1 अमेरिका में लगा इतना सामान खरीदने में, अब इतना ही सामान खरीदने में कितना रुपया लगेगा भारत में, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। समझ गए? तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई थ्योरी एग्जाम में शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, या
वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है आपको कि इन्यूमरेट करो स्केल्स को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो भाई साहब वाइवा में तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। एक वाइवा का क्वेश्चन कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स का नाम बता दो, एक है कि भैया अर्बन स्केल्स का नाम बताओ या रूरल स्किल्स का नाम बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपसे पूछ लिया जाता है भैया कुप्पू स्केल्स में कितने पैरामीटर्स होते हैं, उन 3 पैरामीटर्स का एटलीस्ट नाम बता दो, तो आप बता सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कुप्पू के लिए, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अलग से इस पे बड़ा सा वीडियो बना हुआ है। फिर बीजी प्रसाद स्केल पे आपसे पूछा जाता है कि भैया ये अर्बन के लिए कि रूरल के लिए, तो ये दोनों फैमिलीज के लिए, ये आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है। ऐसा कोई स्केल बताओ जो अर्बन और रूरल दोनों फैमिलीज में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उदय पारेख स्केल डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, आपसे पूछते हैं ऐसा कोई सा स्केल बता दो जो डिपेंडेंट नहीं हो इनकम पे, या इनकम पे जो डिपेंडेंट नहीं है, तो दैट इज उदय पारेख स्केल। और फिर सेकंड सवाल आपसे पूछ लिया जाता है वाइवा में कि भैया कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो 9। आपसे एक और घुमा के सवाल पूछ लिया जाता है, अच्छा बताओ लाइकर्ट स्केल जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, वो कहाँ यूज करेंगे, अर्बन या रूरल। तो आप बोलना अपने टीचर से या एग्जामिनर से कि सर देखो हम इतने बड़े बुद्धू नहीं है, हमको पता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्केल ये नहीं है, ये साइकोमेट्रिक स्केल है। ठीक, तो ये भी वाइवा में पूछा जाता है। वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब कि बिलो पॉवर्टी लाइन किसको कहोगे, शहर में और गांव में। तो आपको दो चीज बतानी है कि भैया कितना खाना खाने को मिलेगा और कितना पैसा कमाएगा, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो। आपसे वाइवा में ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस बताओ। और पीपीपी आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा भैया पीपीपी का फुल फॉर्म बताओ, तो यहाँ पे आपसे उसने ये नहीं पूछा कि उसने कौन से चैप्टर से पूछा है, तो पीपीपी आप पहले तो यही बोलोगे परचेसिंग पावर पैरिटी, बोलेगा अच्छा दूसरा भी कोई सा मतलब है, तब आप बता सकते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, और उसका मतलब भी आपको समझाना आना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया वाइवा के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यू मुझे इस पे मिला था कि भैया अर्बन स्केल के कौन कौन से, अर्बन अगर फैमिली है तो उस पे कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स हैं, या रूरल फैमिली के लिए कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स हैं, ये पूछा गया है एक सवाल। एक एमसीक्यू ये भी पूछा गया है कि भैया इंडिया के बाहर के स्केल का नाम बताओ, तो होलिंगशेट स्केल नाम याद रखना। कुप्पूस्वामी स्केल पे सवाल पूछा गया है कि भैया 3 पैरामीटर्स इसके कौन कौन से होते हैं, तो एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और पर कैपिटा फैमिली इनकम। उसके अलावा एक जो एमसीक्यू आ सकता है वो ये आ सकता है कि भैया कौन सा ऐसा स्केल है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल जो अर्बन और रूरल दोनों परिवारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदय पारेख में ये आ सकता है कि कौन सा स्केल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। ये लाइकर्ट स्केल जो है इस पे भी एमसीक्यू डाल देते हैं कि भैया लाइकर्ट स्केल है कि नहीं है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल, तो नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन पे हमको एमसीक्यू कई बार मिल चुका है कि रूरल में कितना खाना खाएगा, अर्बन में कितना खाना खाएगा। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैसा कितना कमाएगा, तो इन पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, ग्रॉस नेशनल इनकम पे कई बार एमसीक्यू आया है कि भैया इसमें इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों की इनकम जुड़ती है, जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी हमको एमसीक्यू आ चुका है कि इस पे सिर्फ इंडिया की जुड़ती है और इंडिया के बाहर की नहीं जुड़ती है। ठीक, तो और 2 एमसीक्यू मेरे को ये भी मिले थे कि भैया कितने परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया एक्सपेंड करता है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है इंडिया का जीडीपी के परसेंट के हिसाब से निकाले तो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।